हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनीज या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, और उसमें आज का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ाते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज को, और आज हम करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। ये गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देखो भैया, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी या उन कंपनीज को हम गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल का 51% या उससे ज्यादा हेल्ड करती है, होल्ड करती है गवर्नमेंट्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये है ए लिमिटेड, ठीक है, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, थ्योरी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ए लिमिटेड है, इस ए लिमिटेड का 51% जो है क्या, पेड अप शेयर कैपिटल, PSUC, पेड अप शेयर कैपिटल जो है 51% या उससे ज्यादा, 51% और मोर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो ए लिमिटेड है इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। भैया ये गवर्नमेंट कंपनी है, क्यों? क्योंकि 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, 51% से ज्यादा वोटिंग पावर, 51% या उससे ज्यादा कंट्रोल इस कंपनी का किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, सीजी के हाथ में। तो ये गवर्नमेंट कंपनी होगी ना, क्योंकि इसको पूरा चला कौन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये है हमारी बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड जो है उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 51% और मोर हेल्ड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट या होल्ड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई जैसे गुजरात सरकार है या राजस्थान सरकार है, वो इसका बी लिमिटेड का जो है पेड अप शेयर कैपिटल या इसकी वोटिंग पावर या इसका जो शेयर होल्डिंग है उसका 51% उसको कंपनी के पास में है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारी सी लिमिटेड, ये सी लिमिटेड जो है ना, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल का 20% जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास में, इसका 10% जो है वो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं चलो गुजरात है ना, या एमपी मान लो, यूपी मान लो, यूपी गवर्नमेंट के पास में। तो ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और इसका लगभग मान लेते हैं हम, और ये हो गया 10 और 20 और 10 30 और 21% जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो क्या इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? यस। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सबका मिलाकर के 51% या उससे ज्यादा हो तो भी, इसका देखो 51% हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। तो एक तो हमें गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड ये चीजें होनी चाहिए, और ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये दे रखी है हमको कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर, ये सेक्शन थोड़ा याद रख लेना, सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन या क्लोज 45 के अंदर। ओके, इसके अलावा कुछ चीजें गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन आता था, आप और एक्सप्लेन कीजिए, वो बढ़िया है कि गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है ना, गवर्नमेंट कंपनीज, अब किसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे वो तो आपको समझ में आ गया। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, इसकी ऑडिट कौन करेगा। नॉर्मल कंपनीज जो होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती है, जो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होती है, उनका ऑडिटर जो है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं ना, उसको हमारा ऑडिटर कौन सा देखता है, वो ऑडिटर देखता है CAG, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग बोलते हैं। ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं जैसे नगर निगम वगैरह, उन सब की अकाउंट्स को ये देखते हैं, उनकी सबकी ऑडिट ये करते हैं, और यही उनके लिए ऑडिटर को भी अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नमेंट का हिसाब किताब भैया कैग करती है। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज होगी, यानी कि उन कंपनीज जिनमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वो गवर्नमेंट कंपनीज होगी, जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। इनका भी ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, तो वो करेगा कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, ये ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी जो है वो न्यू है या ओल्ड है। ओल्ड मतलब अभी रजिस्टर्ड हुई है, पहले से काम चल रहा है,
तो ओल्ड है या न्यू रजिस्टर्ड है, अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ ही है, अभी कंपनी का नई कंपनी बनी है और वो उसका 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास में उसका होल्डिंग है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो दो चीज़ें हो गई। अगर ओल्ड है मतलब कई सालों से उसका बिजनेस चल ही रहा है गवर्नमेंट कंपनी का, तो विद इन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के विद इन 180 डेज के अंदर अंदर जो हमारा कैग है CAG वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, मतलब किसी हिसाब किताब करने वाले ऑडिटर को भेजेगा कि भैया जाके इसकी ऑडिट करो इस गवर्नमेंट कंपनी की। अगर कैग ने विद इन 180 डेज ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया तो फिर वो ऑडिटर जाके क्या करेगा, इस कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी की सारी ऑडिटिंग का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यू कंपनी अभी रजिस्टर्ड हुई है और गवर्नमेंट कंपनी है, तो फिर उसमें क्या होता है, उस कंपनी के रजिस्टर्ड होने के 60 डेज के विद इन 60 डेज कैग जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, है ना, कैग अपॉइंट ऑडिटर। लेकिन अगर कैग ने विद इन 60 डे ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो, क्योंकि न्यू कंपनी है ना, तो फिर क्या होगा, विद इन 30 डेज कौन करेगा, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो करेगा अपॉइंट किसको, ऑडिटर को। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अभी नई कंपनी है और वो भी भूल गया, उसने किसी वजह से अपॉइंट नहीं किया तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज शेयर होल्डर्स या मेंबर्स अपॉइंट ऑडिटर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, AGM के अंदर जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर जो है मेंबर जो है, शेयर होल्डर जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो ये न्यू कंपनी के लिए था और ये ओल्ड कंपनी के लिए था। जो सर ऑडिटर अपॉइंट होगा वो क्या करेगा, उस कंपनी की ऑडिट करेगा फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट होने के बाद में, और वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कहाँ भेजेगा, कैग को भेजेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ जाएगी, वो कैग को भेजेगा, है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भेजेगा, और कंट्रोलर जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उस रिपोर्ट को पढ़ के उसके ऊपर ठप्पा लगा के फिर वो जो है ये AGM के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर्स की, उसमें प्रेजेंट करेगा, और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के अंदर भी भेजी जाती है। तो ये हो गया गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी निपटाई दी है, तो इसके बाद में हम थोड़ा सा फॉरेन कंपनी को भी समझ लेते हैं कि फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं। तो फॉरेन कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 42 लगता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। किसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी, भाई वो कंपनी जिनका इनकॉर्पोरेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया हो रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ओके, तो फॉरेन कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अब भारत के बाहर तो भाई कंपनीज एक्ट 2013 तो लगता नहीं होगा। अगर USA की, अमेरिका की कंपनी है तो वहाँ का कोई एक्ट, कंपनीज एक्ट लग रहा होगा, है ना। यूरोप के हिसाब से अलग अलग कंपनीज एक्ट लग रहे होंगे, रशिया की है तो वहाँ का उनका एक्ट होगा, और उस हिसाब से वहाँ पर वो कंपनी क्या हुई, रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, कंपनी का वहीं जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है। ओके, और वो कंपनी जो है बिजनेस कहाँ कर रही है, इंडिया में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी बोलेंगे। अब बिजनेस कैसे कर सकती है भाई, बिजनेस पहले तो फिजिकली होता था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी होता है ना, जैसे गूगल, फेसबुक, है ना। ओके, तो देखिए हैज अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया, या तो उस कंपनी का बिजनेस प्लेस इंडिया है, या उसका कोई एजेंट जो है वो इंडिया में फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली मोड में भी काम कर रहा है, इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, यानी कि वो कंपनी किसी तरीके से फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक या एजेंट के थ्रू इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, बिजनेस बना रही है, पैसा कमा रही है, लेकिन उसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया और एनी अदर मैनर, कोई भी और तरीका बोल दिया, एनी अदर मैनर, कोई भी तरीके से बिजनेस लेके जा रही है इंडिया से, पैसा कमा रही है इंडिया में, इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हो रखा है, तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। आज के टाइम में अधिकतर क्या होता है, वैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखे हैं आपको यहाँ पर, देखिए अमेजन है ना, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, फॉरेन कंपनीज हो गई, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए काम भी करती है।
लेकिन जब से एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आई है गवर्नमेंट, अब क्या कर सकती है, जो बाहर की फॉरेन कंपनीज है ना, वो अपनी एक प्राइवेट कंपनी जो है इंडिया के अंदर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करा देते हैं और 100% बाहर का पैसा उस कंपनी में लगा देते हैं, है ना। 100% एफडीआई अगर अलाउ हो गया है ना, तो उस केस में जो है वो मेन कंपनी फॉरेन कंपनी होगी और जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड, वो इंडियन कंपनी होगी। ठीक है, ओके जी। तो ये हो गया आपका फॉरेन कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से लेक्चर को बनाकर अपलोड करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।